हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम तलहा मुजीब है। मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूँ। जो कि मैं आपको आज डिजी क्लासेस, जो कि इंडिया का बहुत क्वालिटी वाला चीप एंड बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, 11th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी करवाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड के को डिस्कस करते हैं। ये 11th क्लास के एंट्रेंस के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि हम जो इस प्लेटफॉर्म में 11th क्लास को एंट्रेंस में मैं जो होऊंगा वो साइंस में फिजिक्स टारगेट करूंगा, और ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो भी फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन क्वेश्चंस और उसके सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बात करते हैं 11th क्लास के एंट्रेंस की फीस। तो आपकी पूरी तैयारी आपकी करा दी जाएगी 1111 रुपीज में। समझ रहे हैं? तो ये कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, इसको इस फीस को हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त हर बच्चे के बारे में सोचा था। ठीक है, तो हम लोग एएमयू एंट्रेंस और जामिया एंट्रेंस और बीएचयू एंट्रेंस के बारे को मतलब टारगेट करेंगे। 2024 का एंट्रेंस है, जो कि अभी बस होने वाला है। 3 महीने अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास 3 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्दी आप लोग आ जाइए। आप लोग कैसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे ये भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हर बच्चे के मोबाइल में प्ले स्टोर का ऐप होता है। वहां जाके आप डिजी क्लासेस टाइप करें तो पहले ही आपको ये आइकन आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लूइश जो आइकन है। तो इसको आप डाउनलोड करें, अपने आप को एनरोल्ड करें। आपको डिफरेंट फैकल्टीज देखने को मिलेगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, और फैकल्टी काफी अच्छी रखी है, काफी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल जल्दी इसको डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। और अच्छी बात यह है कि आप जो 11th क्लास के एंट्रेंस की तैयारी 1111 में हो रही है, अगर आप मेरा पर्सनल कूपन कोड यूज करते हैं तलहा डीसी, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस कोड का यूज करें और डिस्काउंट का मजा उठाएं। चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला चैप्टर है, 9th क्लास का ये चैप्टर है। 11th एंट्रेंस में 9th 10th दोनों की फिजिक्स आती है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम लोग एनसीईआरटी तो पूरी कवर कराएंगे कराएंगे, और जो वेरियस जो क्वेश्चंस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आए उसको भी हम टारगेट करेंगे। और बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आप अपना एग्जाम में टाइम बचा सकें, कैसे आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकें, तो वो शॉर्ट रूट भी आप लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको सब बताने वाले हैं। तो बस आप लोग कुर्सी की पेटी बांधिए और शुरू हो जाइए लेक्चर देखना। तो मोशन जो पहला चैप्टर है, तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन बेसिकली क्या है? मोशन एक मूवमेंट है। मोशन क्या है? एक मूवमेंट है किसी भी बॉडी का। ठीक है, कभी भी कोई भी बॉडी अपने कोऑर्डिनेट्स, अपना लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट। कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट है, लेट्स से ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में। देखिए मैं थोड़ा इसके अवे फ्रॉम दिस स्टेशनरी टेबल जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं और आई एम इन मोशन, मैं मूव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, मैं इससे दूर जा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करा फ्रॉम दिस स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना? अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, अगर मैं इस पर बैठ जाता हूं और मुझे कोई फोर्स लगा के मोशन देता है इस तरीके से कि मैं और ये डेस्क दोनों एक साथ मूव करें, तो आप बताएं कि मैं इस बॉडी के रेस्पेक्ट में जो कि स्टेशनरी थी, क्या मैं अब मोशन में होऊंगा? अब मोशन में नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे सेम टाइम पर एग्जैक्टली ये कोइंसाइड होके मेरे साथ जा रही है। जो भी मैं ट्रेस कर रहा हूं डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ये ट्रेस कर रही है। तो मैं मोशन में नहीं हूं इस स्टेशनरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। आप किसी एक बॉडी के लिए आप मोशन में हो सकते हैं, दूसरी बॉडी के लिए उसी टाइम आप रेस्ट पे हो सकते हैं। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। जैसे कि देखिए बस की ये इनिशियल पोजीशन है, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं या ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, ये देख रहा है कि ये जो बस है, ये एट टाइम इक्वल्स टू 0 पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर है। आफ्टर सम टाइम they come to this position at time equals to t second. This is the final position of the bus. तो अगर हम बात करें कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बस है ये मोशन पे है, मोशन में है, हम इस
रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि ये जो बस है वो मोशन में है, ठीक है। क्योंकि बस स्टार्टिंग में यहां थी, इनिशियल पॉइंट बस का यहां था, फाइनल पॉइंट आफ्टर टाइम टी यहां हो गया, इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये जो पाथ मैंने ड्रॉ करा है, ये जो ट्रेजेक्टरी मैंने ड्रॉ करी है, इसको अगर मैं मेजर कर लेता हूं तो मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा। ये इनडायरेक्ट चीज होगी, डायरेक्टली हमको देखने को मिल रहा है कि बस ने एक मूवमेंट करा, मोशन करा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो हल्की सी एक डेफिनेशन है, इसको देखें। मोशन मींस मूवमेंट, द बॉडी ऑफ एन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट। ओके, चलिए अब ये डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, जो बॉडी एक्चुअल पाथ जो ट्रेस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी इनिशियली, इसको डायग्राम से समझेंगे। ये डिस्टेंस क्या होता है, लेट्स से एक बॉडी इनिशियल पोजीशन पे यहां पर है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये बॉडी कहां गई, टू दिस फाइनल पोजीशन। मान लेते हैं ये टाइम इक्वल्स टू 0 पे था और ये टाइम इक्वल्स टू लेट्स से मान लें 4 सेकेंड है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज लाइक दिस। ओके, तो हम इसमें डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हम अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जो भी कर्व बना है, जो भी पाथ है, जो भी पाथ है, उसको अगर हम ट्रेस कर लें किसी भी मेजरेबल डिवाइस से, डिस्टेंस मेजर कर लें, इस पाथ की लेंथ मेजर कर लें, उस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। ये इसकी एक्चुअल पाथ है, ये जो ऑब्जर्वर था उसने ये पाथ फॉलो करी होगी, ऑब्जर्वर ने ये पाथ फॉलो करी है, तो इसका एक्चुअल पाथ की जो भी लेंथ होगी वो डिस्टेंस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था वो क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए उनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड काफी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो क्वांटिटीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको मेजर करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए ओनली वी नीड मैग्नीट्यूड। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए we need two things, one is its magnitude, other one is its direction। अगर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता हो तो आप वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, इसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर है, ये इस तरीके से एक पाथ ट्रेस करता है। डिस्टेंस तो आपको पता है कि जो इसकी जो एक्चुअल पाथ है, इसको अगर मैं मेजर कर लूं, ये जो एक्चुअल पाथ है इसको मैं मेजर कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो जो पूरी जो बॉडी की जर्नी होती है, जिस जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ज्यादा डीप में ना जाके डेफिनेशन देखते हैं कि displacement of an object is the shortest distance traveled between the initial and final position of the object। shortest position कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, जो इस बॉडी ने जो इस बॉडी ने जो पार्ट ट्रेस करी है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मैं स्ट्रेट लाइन से मैं मीट कर दूं तो मुझको ये जो भी इसकी लेंथ होगी इस ग्रीन लाइन की, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है।
आपको एक चीज और बतानी है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। अगर मैं इन दोनों में से या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन मैं चेंज कर दूं तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर मैं अगर मैं देखिए, आप इसको एग्जांपल से ही समझना सही रहेगा। देखिए बताते हैं आपको। मान लेते हैं मान लेते हैं बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है, और ये मान लेते हैं बॉडी की फाइनल पोजीशन F1 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने स्टे करा, कुछ टाइम तक रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन F2 पे आ गई एंड फाइनली F3 पे आ गई। अब हो क्या रहा है, देखिए ये जो इनिशियल पोजीशन पे जहां ऑब्जेक्ट है, जैसे इसने चलना स्टार्ट करा तो इसको लगातार क्या करना पड़ रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो बदलेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है ऑन चेंजिंग आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या बोथ। दोनों चेंज कर देंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो लगातार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे, देखिए डायरेक्शन देखिए लगातार क्या होता है, चेंज होते आ रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी बदलेगी। डिस्टेंस कभी नहीं बदलता है क्योंकि वो एक्चुअल पार्ट ट्रेस्ड होती है। जैसे फाइनल पोजीशन F1 पे देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस मच, दिस इज द S1, ठीक है। आफ्टर जब पोजीशन F2 पे थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको आप मेजर कर लें फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और फाइनल पोजीशन F3, यहां अगर आपको मेजर करना है तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इतना एनफ है डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए। ये एक नोट है, इसको देखें कि जब किसी भी बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर जाती हैं, कोई बॉडी कोई किसी बॉडी ने एक पाथ ट्रैवल करी इन सच अ वे कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ जाती है। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेंगी तो दोनों के बीच का कितना गैप है, जीरो। अगर कोई भी चीज कोइंसाइड कर रही है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक सिंगल पॉइंट पर आ रही है, तो दोनों के बीच का कितना गैप होगा, जीरो होगा। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेस करी इस तरीके से, इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पर है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ, ये पाथ है इसकी, इसको अगर आप मेजर करते हैं, इस पाथ की अगर लेंथ अगर आप मेजर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस की कुछ मैग्नीट्यूड होगी जो कि जीरो नहीं होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एग्जाम्पल से पता लग रहा है। लेकिन अगर बॉडी की इनिशियल फाइनल फाइनल पोजीशन अगर कोइंसाइड कर रही है तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्योंकि कोइंसाइड कर रही है दोनों के बीच में, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ करेंगे भी उसकी लेंथ कितनी होगी, जीरो होगी। तो इस केस में पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज आइदर, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद करें कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो मैक्सिमम मैक्सिमम वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन वो अक्सर डिस्टेंस से कम होता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से अक्सर क्या होती है, कम होती है। आप एग्जांपल से देख के भी समझ सकते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन की ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेस इस तरीके से किया, ठीक है। इसकी इस पाथ की अगर आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो क्या आपका इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपको क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से क्या है, कम है, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको और देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
अभी हमने क्या पता लगाया फर्स्ट पार्ट में कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा था। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो आ रही है वो इस तरीके से है कि वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इस केस में जो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो डी होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ, तो वो डी होगी, वो क्या होगी, एस होगी। तो बेटा इस केस से क्या पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। सेकंड पार्ट से हमें क्या पता लग रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, इतना एनफ है। अभी थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो जो डिस्टेंस आपकी वो स्केलर क्वांटिटी है। वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन दिस फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टू डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स, वन इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन। ये जरूरी क्यों है, मतलब ऐसा ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज इस तरीके से मैं लिखता हूं, 2 मीटर वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा मुझे देख के पता लग रहा है कि ये इसने एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्यों, क्योंकि 2 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है। इसने जो भी ये इंसान है, इसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि मैंने 2 मीटर वेस्ट ट्रेवल करा, तो वो एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डायरेक्शन अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ आता है तो वो एक डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस क्या होता है, जो आपकी जो जो ऑब्जर्वर की जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेस करी है, चाहे वो कर्वी हो चाहे स्ट्रेट हो, उसकी लेंथ डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो भी ऑब्जर्वर की जो जर्नी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप होता है, या तो स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर आपकी बॉडी ट्रेवल करती है तो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर कोई बॉडी मूव करती है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो का मैंने आपको बता दिया था, जब इनिशियल फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करती है तो ऐसे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है। चलिए देखिए, इसको हम कार्टेशियन प्लेन से समझेंगे। देखिए, ये हर बच्चा जानता है कि राइट साइड जो होता है वो प्लस एक्स होता है। मतलब राइट साइड में जितनी वैल्यूज आती हैं वो प्लस में आती हैं, और लेफ्ट में क्या आती है, नेगेटिव में आती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एक ऑब्जर्वर है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट डायरेक्शन क्या बता रहा है कि इसका मतलब ये है 2 मीटर राइट। आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर +2। प्लस क्या डिनोट कर रहा है, राइट डायरेक्शन। या तो आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करें या फिर ये रिप्रेजेंटेशन यूज करें। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ भी प्लस बना दें और राइट भी लिख दें, तो वो गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मीटर राइट या फिर +2 आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर लेफ्ट में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं इसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3 लिखेंगे, -3 मीटर, या फिर 3 मीटर लेफ्ट, 3 मीटर लेफ्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -3 मीटर लेफ्ट लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। आपने लेफ्ट लिख दिया तो आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपका लेफ्ट से कंप्लीट हो गई इंफॉर्मेशन कि बॉडी ने 3 मीटर ट्रेवल किया, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है।
ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंपू ट्रेवल्स 250 मीटर टू नॉर्थ। एक चंपू है, ठीक है, वो 250 मीटर नॉर्थ ट्रैवल करता है। पहले ये देखते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन है। ये सबको पता होना चाहिए कि राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ। अप साइड नॉर्थ होता है, डाउन साइड साउथ होता है। अब चंपू ने ट्रेवल किया 250 मीटर नॉर्थ, 250 मीटर नॉर्थ। अरे ये चंपी क्या कर रही है, इसने 250 मीटर 250 मीटर नॉर्थ से ट्रैवल करा, बट देन बैक ट्रैक्स टू साउथ फॉर 105 मीटर टू पिक अप चंपी। चंपी इसकी कुछ होगी शायद, गर्लफ्रेंड जो भी होगी। तो इसने बैक ट्रैक लिया साउथ डायरेक्शन में 105 मीटर। तो चंपू ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, टू यहाँ से चलना स्टार्ट करा, तो उसका इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन में 250 मीटर ट्रैवल करता है। कुछ टाइम बाद बैक ट्रैक इस लेता है 105 मीटर का टू रिसीव चंपी। तो यहाँ से भी फिर नीचे जाएगा, इतना 105 मीटर, 105 मीटर। तो फाइनल पोजीशन जो होगी चंपू की वो यहाँ होगी। इनिशियल यहाँ थी, फिर उसने 250 मीटर नॉर्थ ट्रैवल करा, उसके बाद 105 साउथ ट्रैवल करा उसने। तो इसकी जो जर्नी थी, जो इसकी जर्नी थी चंपू की, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा। चलिए दोनों दोनों कैलकुलेट करते हैं। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को एस से। तो चंपू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, पहले इनिशियली यहाँ था 250 मीटर नॉर्थ, इसने ट्रेवल करा 250 मीटर नॉर्थ। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना जीरो होता, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इससे जितना भी पार्ट ट्रैवल किया उसको हमें सिर्फ जोड़ना है, ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। 250 ऊपर गया था और 105 नीचे आया था, दोनों को ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 355 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 355 मीटर। अब एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट गैप ये है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, आपके पास ये पूरा कितना है, 250 है, और ये कितना है, 105 है। 250 में से 105 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि 250 को और 105 को माइनस करने के बाद आपके पास इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप आ जाएगा, वही गैप का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल 250 माइनस 105, 5 4 1, 145 ही आएगा। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 145 मीटर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्शन ही होगा आपका। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखें कि चंपू का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 145 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, 145 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी आपका आंसर आया था, आई थिंक 355 आया था। डिस्टेंस आपका 355 मीटर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसी ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ एज शोन बिलो। तो एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है इस तरीके से कि इसकी इनिशियल पोजीशन ए पे थी और फाइनली वो एफ पे आता है, और ये क्या है, ग्रिड पॉइंट्स है। बेटा ये क्या चीज है, ये ग्रिड पॉइंट्स है। ग्रिड पॉइंट्स का डायमेंशन आपको कितना गिवन है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर टाइल्स, जो आपके ये ग्रिड्स है या स्क्वायर टाइल्स बोल रहे हैं, 0.5 बाई 0.5 किलोमीटर आपके। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा,
डिस्टेंस में कुछ नहीं करना होता है, जो भी इसने पार्ट ट्रेस किया है उसकी लेंथ को ऐड कर दो। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ई और ई एफ। इसको सम कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आने वाला है? डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी कितना है बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, ई एफ। ए बी कितना है आपका बेटा? ये कितना है? 0.5 था। ये भी कितना होगा? 0.5 होगा। 0.5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 इंटू 6, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 2, क्योंकि दो है ना। 0.5 के टाइल्स। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 इंटू 0.5। ये जस्ट इटसेल्फ 0.5। ये भी 0.5 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए भी कितना है? 6 5 30, 3 प्लस 2 5 10, 1 प्लस 3 5 50, 1.5, 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। आप इसको ऐड तो कोई भी कर लेगा, ये 4 हो जाएगा। 5.5 6, 6 मीटर आ जाएगा आप लोगों का। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1.5 5.5, 5.5 प्लस 1 6। तो 6 मीटर आपका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। तो इस जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ 6 मीटर। अब कैलकुलेट करते हैं इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। वो जो बी पार्ट में पूछ रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो इनिशियल पोजीशन आपकी कहां पर है बेटा? इनिशियल पोजीशन आपकी, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, और ये क्या आपकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप होता है, शॉर्टेस्ट गैप होता है। मतलब इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो पाथ जनरेट होगा उसकी अगर लेंथ अगर हम मेजर करें तो वही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा बच्चे को ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वो हर किसी को पता होता है। 7th 8th क्लास में हर बच्चा पढ़ लेता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और बाकी जो होती है उसको ए बी मान लो, कोई भी अदर टू साइड्स है उनको ए बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। इट अप टू यू। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ये जो आपकी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज यहाँ लग जाएगी, क्योंकि हमको ये लेंथ निकालनी है। हम ग्रिड की हेल्प से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इस ग्रिड की हेल्प से। 0.5 बाई 0.5 जो आपको गिवन था, ग्रिड की जो डायमेंशंस गिवन थी उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इस लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको कुछ ज्योमेट्री करनी पड़ेगी, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कि जैसे कि ये जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंट्रेंस का आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई टफ सवाल नहीं आते। तो ये इस तरीके की कैटेगरी के आप सवाल कर लेंगे तो आने वाले सवाल भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है? आपको ये कैलकुलेट करना है, ए एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने ए एफ कैलकुलेट कर लिया तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लोगे इस सवाल का। तो बेटा इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स। तो ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 इंटू 0.5। और ये एफ एक्स कितना होगा? 1 2 3, 3 इंटू 0.5। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्रायंगल के अंदर? ए एफ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। जस्ट plugging the values of ax and fx to calculate the value of af, that is your displacement. ax कितना है? ax आपका 4 5 22, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0.5, 1.5 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। तो बेटा ये कितना आ गया, इसको यहां देखें। AF का स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25। AF का स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25। जहां से आप AF कैलकुलेट जो करोगे वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 6.25। अब इसका आप 6.25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25। तो 6.25 का क्या होगा 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 लिख सकते हैं इस 6.25 की जगह। ठीक है, तो AF इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट तो कोई भी निकाल लेगा। इसमें पेयर फॉर्म हो रहा है अंदर, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर बाहर निकाल ले, वही आपका क्या हो जाएगा AF हो जाएगा। AF इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। यूनिट कितनी गिवन थी आपके क्वेश्चन के अंदर, किलोमीटर। तो आंसर भी किसमें होगा, किलोमीटर में होगा। ऑप्शन में हो सकता है 2.5 मीटर गिवन हो, 2.5 किलोमीटर गिवन हो। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के, अच्छे से क्वेश्चन की यूनिट पढ़कर, एमसीक्यूज आपको जो गिवन होंगे, ABCD जो ऑप्शंस गिवन होंगे आपको उसमें भी यूनिट आपको देखनी है सही प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डायरेक्शन पूछ नहीं रहा सवाल में, डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल पोजीशन आपकी यहाँ पर है, फाइनल यहाँ है। तो आपका डायरेक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो इनिशियल टू फाइनल ये होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर फॉर एग्जांपल अगर हम हर सेकंड किसी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो हम ये देख रहे हैं कि वो हर सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हर एक एक सेकंड के बाद वो 10 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिसका एक ही एग्जांपल है, कोई भी एक व्हीकल है जो कि रन कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड आपको आप ये जो 10 मीटर पर सेकेंड से आप क्या समझते हैं कि ये जो बॉडी है हर सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हर एक एक सेकेंड के बाद वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि कोई बॉडी कि किसी भी बॉडी को अगर हम एनालाइज करें, उसको ऑब्जर्व करें, हम देख रहे हैं कि हर एक एक सेकंड के बाद, हर एक एक सेकंड के बाद वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल वो शुरू का जो एक सेकंड था उसमें 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, अगले का जो मतलब अगला जो नेक्स्ट 1 सेकंड होगा उसमें 10 मीटर ट्रैवल कर रही है, अगले सेकंड के अंदर वो फिर 1 मीटर कर रही है। तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो बॉडी जो है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक बहुत ज्यादा एक फेमस एग्जांपल है फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, ऐसा जो एग्जांपल होता है, ये जो मोशन होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है, कैसे होता है, हम इस चैप्टर के जो लास्ट में कुछ इक्वेशंस ऑफ स्टेट होती हैं उसके थ्रू उसको हम समझेंगे, उसके मोशन को स्टडी करेंगे कि फ्री फॉल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहलाता है। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, इसका मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट से किसी बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हर सेकेंड अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको लगातार हर सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाता है। और बच्चों एक ये चीज है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है ये सवाल कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो आप किस पे लगा दोगे, एक्सेलरेटेड मोशन पर टिक लगा दोगे। एक्सेलरेटेड मोशन बोल लो या फिर डी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगातार वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार लगातार कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से जो उसका डिस्टेंस स्पीड लगातार कम हो रही है,
तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टार्टिंग में ज्यादा डिस्टेंस करेगा, जैसे जैसे ब्रेक लगाते आएंगे तो वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में कम कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डी एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पीड के बारे में थोड़ा देखते हैं, स्पीड क्या होता है। अब जो फिजिशियंस मतलब मैथमेटिशियंस थे, तो उन्होंने देखा कि डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज हैं, कि ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्यों ना हम इन दोनों को मर्ज करके, साइंटिस्ट ने ये चीज सोची, इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी का इन्वेंशन करते हैं। तो तो साइंटिस्ट इस नतीजे पहुंचे कि वो स्पीड को डिफाइन, तो इस तरीके से इन्होंने स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिफाइन करा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कवर कर रहा है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं उस डिस्टेंस और टाइम को, तो आपको क्या मिलती है, स्पीड मिल जाती है। स्पीड बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे आने वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या होने वाली है, एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। क्योंकि टाइम तो एक न्यूट्रल क्वांटिटी है, टाइम ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर अपॉन न्यूट्रल क्वांटिटी, आपको जो ओवरऑल मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब वही सेम डेफिनेशंस है, यूनिफॉर्म मोशन की जगह यूनिफॉर्म स्पीड लगा दी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड होगी व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ मोशन। और जो बॉडी जो भी मोशन कर रही होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही होगी। तो ये डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि फ्री फॉल हो रहा होता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा होता है, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन बोलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, अब थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक टर्म आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी स्केलर है, वेक्टर है, वो कैसे पता लगेगा, फॉर्मूले से पता लगेगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के अंदर हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम न्यूट्रल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के इक्वल है। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वही सेम डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रैवलिंग इन सच अ वे दैट इट ट्रैवल्स सम सर्टेन डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, ट्रैवल सम डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, travel equal distance in a given direction in equal interval of time, that kind of motion is known as uniform velocity। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल, देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, अगर मैंने थोड़ी कोई चीज डेफिनेशन गलत बोल दी हो, तो आप ये डेफिनेशन यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, या तो मीटर पर सेकंड होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कन्वर्जन कैसे होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे आते हैं। तो जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो हम वहां हम ऑन स्पॉट ये चीज सीख लेंगे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए बॉडी ने जितना भी टाइम लिया है उसको अगर डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये मतलब क्यों जरूरत पड़ी एवरेज स्पीड निकालने की, जैसे कि होता क्या है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मान लेते हैं पाथ ट्रेस करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से पाथ ट्रेस करता है,
मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस था ए बी, इसने ये 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा, और ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा, ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा, मान लेते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए इसने 4 सेकेंड्स लिए, इसको ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड लिए। ये थोड़ी कम स्पीड है तो टाइम ज्यादा लेगा, मान लो 10 सेकेंड्स लिए। ये स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, मान लेते हैं इसने 2 सेकेंड लिए ये पर्टिकुलर सीधी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अब तो मतलब अगर अब ये घर जाएगा तो उसके अब्बा पूछे फॉर एग्जांपल कि बेटा तूने कितने एवरेज स्पीड में बाइक चलाई, अभी तूने बोलेगा कि पापा मैंने ए बी डिस्टेंस के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से चलाई, बी सी को ट्रैवल करने के लिए मैंने 2 मीटर पर सेकेंड, जब सी डी को ट्रैवल करने के लिए कुत्ते पीछे पड़ गए तो मैंने स्पीड तेज कर दी, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो पापा मैंने एवरेज मैंने 7 मीटर पर सेकेंड से चलाई थी। तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, इन सबका मीन होता है, मीन मीन निकालते हैं इन तीनों वेलोसिटीज का। अब तीनों का मीन निकालने का एक तरीका है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एवरेज ही क्या होता है, मीन होता है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की मैं आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस निकाल लोगे आप, सिमिलरली बी सी निकाल लोगे, सिमिलरली सी डी निकाल लोगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जो भी डिस्टेंस आएगा डिवाइड कर दोगे इन डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है बॉडी ने, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पूरी जर्नी के डिफरेंट जो जर्नीज के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जहां जहां बॉडी रुकी थी, फिर चली, फिर रुकी, चली, रुकी, अगर आपके पास उनके डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है कि आप डिस्प्लेसमेंट्स निकाल सकते हैं, तो उन सबको आप ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, ये जो डिस्प्लेसमेंट चलने के लिए कितना टाइम लिया बॉडी ने, दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको याद करें अच्छे से कि ये फॉर्मूला जो एवरेज वेलोसिटी का एक और ये फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसे लगाने के लिए काफी, कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बेटा, ये फॉर्मूला जब लगाया जाएगा जब आपका जो जो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं बढ़ रही है, वो बढ़ इस तरीके से रही है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। यूनिफॉर्म रेट मतलब मान लेते हैं कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मान लेते हैं कुछ 1 सेकंड के बाद उसके 2 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, कितने का गैप आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, कितने गैप से इंक्रीज कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऐसे इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट, मतलब ये जो वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। वैसे इसका उल्टा है, यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है। मान लेते हैं बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड के बाद वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो लगातार ग्रेजुअली कम हो रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है। तो ऐसे वेलोसिटी के डिक्रीमेंट को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर इस तरीके का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और आपके पास ऐसी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको अगर गिवन है, तो आपको जस्ट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी लेनी है और फाइनल वेलोसिटी लेनी है, दोनों को डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें देखें आप, इसमें जो देखिए वेलोसिटी कम कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, ना तो ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही, ना ये यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही। तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा ना, ये एवरेज वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है, इस केस के अंदर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में वैलिड नहीं होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि एक स्पेस शिप्स है, सिग्नल ड्रॉप करे गए, एक स्पेस शिप्स है, सिग्नल ड्रॉप करे गए कहां पर, एक ग्राउंड स्टेशन पे। मान लेते हैं दिस इज आवर ग्राउंड स्टेशन, ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेशन है। ये हमारा क्या ग्राउंड स्टेशन है। तो यहां से
सिग्नल फेंके गए हम ग्राउंड पे, और सिग्नल जो ट्रैवल करते हैं वो स्ट्रेट पाथ पे करते हैं। कोई भी सिग्नल्स होते हैं ना, लाइट होती है, ये जो आपकी जितनी भी सिग्नल्स होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, ये सब स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती हैं। तो एक सिग्नल फेंके गए ग्राउंड पर, और ये जो टाइम लिया सिग्नल ने टू ट्रैवल फ्रॉम स्पेसशिप टू द ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन, वो कितना लिया? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, जो कि ऐसा यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60, तो टाइम कितना लिया? 300 सेकेंड्स। कितना लिया? 300 सेकेंड्स लिए। और जो सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और ज्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं ना, अगर सिग्नल की स्पीड गिवन नहीं है तो आप स्पीड ऑफ लाइट ही लिएगा। और आपको इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? पर मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड आपको गिवन है। तो आपको स्पीड कितनी गिवन है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछ क्या रहा है आपसे? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? ये डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन में डिस्टेंस कितना है। तो यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। तो आपको ये चीज पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 3 × 10⁸, और टाइम कितना गिवन है? 300 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लें, डिस्टेंस आ जाएगा 3 3 9, 900 इंटू 10⁸। अब ये दो जीरो हैं, इसमें ऐड अप हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? फाइनली जो आपका जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस इक्वल्स टू 9 × 10⁸। क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। तो डिस्टेंस आपका आ गया 9 × 10⁸ मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर, डायरेक्ट उतारा करिए आप, ठीक है? डायरेक्ट आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिखती है फौरन देखा। ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया। अ ट्रक रिक्वायर्स 4 आवर्स, ये क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में गिवन है। क्या आपको मीटर में कन्वर्ट करना है? तो कुछ हम इंफॉर्मेशन ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मतलब डिस्टेंस आपको किस में लेना है? किलोमीटर में लेना है, और टाइम आर के अंदर लेना है, जो कि आपको रेडीमेड गिवन है। टोटल डिस्टेंस कितना है? डी 200, और टोटल टाइम कितना है? 4। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी, वो कितनी आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से लिखें, या फिर 50 किलोमीटर R-1, दोनों ही सेम चीज है। आपकी एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी जो आपकी 0 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। अभी अभी तक हमें ये नहीं पता कि इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है? द वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to 30 मीटर पर सेकेंड एट यूनिफॉर्म रेट। देखिए एग्जामिनर ने मेंशन करा है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब 0 से जो 30 मीटर पर सेकेंड जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है, ठीक है? इतनी बात
गिवन है, तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेकंड फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, वो हम लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला जब भी लगा सकते हैं जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, डिक्रीमेंट आ रहा है वो भी यूनिफॉर्म रेट से, तो ऐसी सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। तो मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग कितनी है? 0, ये इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना 15 आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज इतना ही रखते हैं, और आगे अभी हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे। अभी हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर अभी जो हमने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है उसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे कि ग्राफ्स से हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे बिहेव करता है ग्राफ के ऊपर, जब हम उसको प्लॉट करेंगे। और उसके बाद फिर हम इक्वेशंस ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा हल्का सा एडवांस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम आपको लेके चलेंगे। और बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, बेसिक से आप एडवांस में कब पहुंच जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है और फायदा उठाना है आपको उसका। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता है, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, और इंडिया में इंडिया का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म आपको यही मिलेगा। और मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगा, जो कि मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ आपको 11th क्लास के एंट्रेंस में, तो जो भी आपको पढ़ाऊंगा जैसा पढ़ाऊंगा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मैंने खुद 11th क्लास का एंट्रेंस क्रैक किया था, मेरे 71.25 मार्क्स थे, और मैं एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल मतलब मेरा जो 10th क्लास तक का था वो प्राइवेट था। मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा था। तो मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 3 सवाल गलत थे। तो मेरे पूरा जो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बैठा था 71.25। नेगेटिव मार्किंग मेरी 3 मार्क्स की, 3 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से थोड़ा मेरा स्कोर कम हो गया था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको 11th क्लास के एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं। एनसीईआरटी को बेस बनाएं, एनसीईआरटी को बिल्कुल डीपली पढ़ें, एक एक क्वेश्चन, एग्जांपल, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं आप उसको बिल्कुल अच्छे से कर लें। उसके बाद फिर आप चीजें हम पे छोड़िए, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी आपको कराएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम लोगों ने एनालाइज किया है। और एएमयू, बीएचयू, जामिया, हम तीनों को लेके चलेंगे। तो आपसे यही कहूंगा कि एंट्रेंस में सिर्फ 3 महीना रह गया है, तो आप डिजी क्लासेस को प्ले स्टोर पर आप जाके डाउनलोड करें और इसमें एनरोल्ड हो, इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इकोनॉमिकली सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पे भी इस चैनल को देख सकते हैं डिजी क्लासेस करके। वहां हमारे जो भी फ्री लेक्चर्स होंगे, जो भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो भी होगा, तो आपको वो मटेरियल आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। थैंक यू सो मच।